आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, उसे समझने से पहले हम ये समझते हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म या जानदार के इर्द गिर्द तमाम जिंदा या गैर जिंदा चीज़ें उसका एनवायरनमेंट यानी कि माहौल बनाती हैं। इफ़ वी लुक अराउंड वी सी अ वैरायटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हम बहुत सारी जिंदा और गैर जिंदा चीज़ों को देखेंगे। ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस आर कॉल्ड आवर एनवायरनमेंट। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी जिंदा या गैर जिंदा चीज़ें हैं वो सब हमारा माहौल कहलाती हैं। एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। माहौल जो है वो जिंदा और गैर जिंदा चीज़ों से मिलकर बनता है। कंपोनेंट कहते हैं हिस्सों को, चीज़ों को, ठीक है। बोथ दिस कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, ये जो दोनों हिस्से हैं इन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स, इनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक होता है। एवरी लिविंग थिंग लिव्स इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। हर जिंदा जानदार एक ख़ास माहौल में रहता है। फिश लिव इन अ वाटर, जैसे कि मछली जो है वो पानी में रहती है। टाइगर लिव्स इन अ फॉरेस्ट, जबकि जो टाइगर है, चीता है, वो फॉरेस्ट में रहता है। वेयर एज ह्यूमन बींग्स लिव इन अ विलेज, जबकि जो इंसान है वो गांव में या सिटीज़ में, शहरों में रहते हैं। द बर्ड्स मेक नेस्ट ऑन द ट्रीज़। बर्ड जो है वो ट्रीज़ के ऊपर अपने घोंसले बनाते हैं। एंड द आंट लिव्स अंडरग्राउंड इन कॉलोनीज, जबकि जो चूंटियाँ हैं वो ज़मीन के नीचे अपनी कॉलोनीज़ बना के रहती हैं। डू यू नो अदर एनिमल्स दैट लिव इन द पार्टिकुलर एनवायरनमेंट। क्या आप कुछ और जानवरों को जानते हैं जिनका ख़ास माहौल हो और वो उसी माहौल में रहते हों। मैच द एनिमल विद देयर प्लेसेस ऑफ लिविंग। आपने मैच करना है कि कौन सा एनिमल किस एनवायरनमेंट में रहता है। फॉर एग्जांपल, पैरट जो है वो नेस्ट बना के रहता है, आंट जो है वो कॉलोनीज़ बना के रहती है, और फिश जो है वो पॉन्ड में पानी में रहती है। यहाँ तक तो हमने देखा एनवायरनमेंट क्या होता है और एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। अब हम देखेंगे इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनी एनवायरनमेंट। किसी भी एनवायरनमेंट के लिविंग या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, उसके हिस्से मेक द इकोसिस्टम। ठीक है, क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर फाउंड ऑन आवर अर्थ। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ओशंस, रिवर्स, पॉन्ड्स, स्नोई एरियाज़ एंड डेजर्ट्स। हमारी ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इकोसिस्टम्स मौजूद हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर जंगलात, घास के मैदान, समंदर, दरिया, तालाब, बर्फ़ से ढके हुए इलाके और सहरा। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम दोनों ही लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स से बनते हैं तो दोनों में क्या फ़र्क होता है। एनवायरनमेंट में तमाम जिंदा और गैर जिंदा चीज़ें मौजूद तो होती हैं, लेकिन लिविंग थिंग्स या जिंदा चीज़ों की ज़िंदगी में नॉन लिविंग या गैर जिंदा चीज़ों का कोई भी अमल नहीं होता। यानी कि गैर जिंदा चीज़ें, नॉन लिविंग थिंग्स, जिंदा जानदारों की ज़िंदगी को मुतासिर नहीं करती, जबकि एक इकोसिस्टम में नॉन लिविंग थिंग्स या गैर जिंदा चीज़ें या ए बायोटिक फैक्टर्स जिंदा जानदारों यानी कि लिविंग थिंग्स या बायोटिक फैक्टर्स की लाइफ पर असरअंदाज होते हैं। यानी ए बायोटिक फैक्टर्स की कमी या ज़्यादती बायोटिक फैक्टर या जिंदा जानदारों की ज़िंदगी को असरअंदाज करती हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ सहारा विच इज़ लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट अफ्रीका। दुनिया का सबसे बड़ा सहरा जो है वो सहारा है, जो कि बर आज़म अफ्रीका में मौजूद है। द डेजर्ट लोकेटेड इन मियाँ वाली एंड बकर इन पाकिस्तान इज़ कॉल्ड थल। जो सहरा हमारे पाकिस्तान के शहर मियाँ वाली और बकर के साथ मौजूद है वो थल कहलाता है। एंड द डेजर्ट लोकेटेड इन साउदर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब इज़ कॉल्ड चोलिस्तान। और वो सहरा जो पंजाब के जनूबी हिस्सों में मौजूद है वो चोलिस्तान कहलाता है। द डेजर्ट लोकेटेड इन सिंध इज़ कॉल्ड थर। और सिंध में जो सहरा है वो थर कहलाता है। इस पिक्चर में आपको मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स की तस्वीरें दिखाई गई हैं। सबसे पहले स्नो रीजन, ये वो एरिया है जहाँ पर हमेशा बर्फ़ मौजूद होती है। ग्रासलैंड वो एरियाज़ होते हैं, वो इकोसिस्टम होता है जहाँ सिर्फ घास होती है, बड़े दरख्त मौजूद नहीं होते, छोटी छोटी झाड़ियाँ या श्रब्स मौजूद होती हैं। डेजर्ट या सहरा बिल्कुल खुश्क होता है, यहाँ पर पानी की कमी होती है और पौधे नहीं होते, अगर होते हैं तो बहुत छोटे छोटे झाड़ीनुमा होते हैं। पॉन्ड वो इकोसिस्टम है जहाँ थोड़ा पानी मौजूद होता है। ओशन से मुराद बड़े समंदरों के अंदर मौजूद इकोसिस्टम। और फॉरेस्ट जंगलात का इकोसिस्टम। ठीक है। इन द डेजर्ट द डेज आर एक्सट्रीमली हॉट एंड नाइट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड। सहराओं में जो दिन हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर रेत मौजूद होती है और पौधों की कमी होती है,
तेज़ धूप जो है वो रेत को गर्म कर देती है। रात की टाइम क्योंकि धूप नहीं होती और रेत जो है उसको किसी तरह की हीट नहीं मिलती, इस वजह से वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आपके लिए एक एक्टिविटी है बच्चों, राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग लिविंग थिंग्स इन देयर इकोसिस्टम। आपको यहाँ पर एनिमल्स के नाम दिए जा रहे हैं, आपने इनको इनके स्पेसिफिक फॉरेस्ट में पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल ग्रास कहाँ मिलेगी, ज़रा सोचिए, ग्रास है ग्रास लैंड में। ओके, प्लांट्स कहाँ पर होंगे, फॉरेस्ट में। ओके, लोटस जो है वो एक पौधा है जो कि पानी में मौजूद होता है, ज़्यादातर तालाब में मिलता है ये, तो इसको हम कहाँ पुट करेंगे, पॉन्ड में। थिक श्रब्स आपको ग्रास लैंड में मिलेंगी। स्नेक्स कहाँ पर होंगे, डेजर्ट्स में। पेंगुइन्स कहाँ पर होंगे, स्नो में। पोलर बेयर कहाँ पर होंगे, स्नो में। कैमल कहाँ होगा, डेजर्ट में। लाइन कहाँ होगा, फॉरेस्ट में। टाइगर भी फॉरेस्ट में। एलिफेंट फॉरेस्ट में। डियर ग्रासलैंड में। फिश पॉन्ड में। ओके, एंटीलोप, एंटीलोप कहते हैं हिरन को। ठीक है, हिरन कहाँ पर मिलेंगे आपको, ग्रासलैंड में। शीप्स और गोट कहाँ पर मिलेंगे, ग्रासलैंड में। इसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के हिस्से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इकोसिस्टम में शामिल हैं। देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, एबायोटिक एंड बायोटिक। ठीक है, इकोसिस्टम में अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि जिंदा और गैर जिंदा चीज़ें मिलकर इकोसिस्टम बनाती हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ, और एबायोटिक का मतलब क्या होगा, गैर जिंदा। एबायोटिक यानी कि गैर जिंदा हिस्से और बायोटिक यानी कि जिंदा हिस्से। पहले हम एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम्स आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो गैर जिंदा हिस्से हैं वो सब उसके एबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ओके, दिस इंक्लूड टेम्परेचर, एयर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, दर्जा हरारत, हवा, पानी, रोशनी और मिट्टी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर हम तमाम जिंदा हिस्सों को या जिंदा जानदारों को शामिल करेंगे। ठीक है, इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स। किसी भी इकोसिस्टम के जो जिंदा हिस्से हैं, जिंदा जानदार हैं, उनको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। द बायोटिक कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ 3 ग्रुप्स विच आर गिवन बिलो। इनको हम 3 कैटेगरीज में या 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होंगे, जो अपनी खुराक खुद बनाएंगे, यानी कि पौधे। प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड सनलाइट। पौधे अपनी खुराक खुद बनाएंगे, ठीक है, किस अपने लिए भी और दूसरे जानवरों के लिए भी, विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड सनलाइट, पानी और सूरज की रोशनी की मदद से। दैट इज़ वाई, इसी वजह से दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस करने वाले। ऑल द प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल हर्ब्स, क्लाइंबर्स, श्रब्स एंड ट्रीज आर प्रोड्यूसर। तमाम पौधे जैसे कि हर्ब्स हो गई, छोटे छोटे पौधे, या क्लाइंबर, बेलें। ठीक है, जितनी भी बेलें होती हैं जो दूसरे पौधों पर या दूसरी चीज़ों पर चढ़ती हैं, इस तरह के पौधे क्लाइंबर कहलाते हैं। उसके बाद श्रब्स हैं या ट्रीज़ हैं, छोटी झाड़ी नुमा पौधे या बड़े दरख्त, सब प्रोड्यूसर में शामिल होते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स जो पानी के अंदर पौधे हैं, फॉर एग्जांपल लोटस। ठीक है, ये लोटस का एक पौधा उन्होंने आपको दिखाया है। एंड एल्गी आर आल्सो प्रोड्यूसर। इसके अलावा जो एल्गी है वो भी प्रोड्यूसर में शामिल है। दीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। ये एल्गी या एक्वेटिक प्लांट्स जैसे कि लोटस, ठीक है, ये सब जो हैं ये पानी के अंदर जितने जानदार हैं उन सब के लिए खुराक का ज़रिया बनते हैं। इसके बाद हमने देखना है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन से जानदार होते हैं, वो जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, वो उन्हें अपनी खुराक के लिए प्रोड्यूसर की हेल्प की ज़रूरत होती है। द लिविंग थिंग्स विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड कंज्यूमर। वो जिंदा जानदार जो अपनी खुराक दूसरे जिंदा जानदारों से लेते हैं, कंज्यूमर कहलाते हैं। कंज्यूम करते हैं, इसीलिए इनको कंज्यूमर कहते हैं। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और प्लांट ईटिंग एनिमल्स फॉर देयर फूड। ये पौधों पर या दूसरे पौधे खाने वाले जानवरों पर इन्हसार करते हैं अपनी खुराक के लिए, यानी कि इन्हें अपनी खुराक के लिए या तो पौधों को खाना है या दूसरे पौधे खाने वाले जानवरों को खाना है। ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर कंज्यूमर। तमाम जानवर और इंसान जो हैं वो कंज्यूमर में शामिल हैं। द लिविंग थिंग्स विच ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इंटू सिंपल पार्टिकल्स एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम दीज आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। वो जानदार जो पौधों या जानवरों के मुर्दा जिस्मों को तोड़कर, उनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर उनसे अपनी खुराक हासिल करते हैं, उनको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स।
सम बैक्टीरिया एंड मैनी फंजाई आर द मेन डिकम्पोजर। कुछ बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं वो बड़े डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है। ये हमारे जितने भी जिंदा जानदार जब मर जाते हैं तो उनके जिस्म जो गलते हैं, सड़ते हैं, वो डिकम्पोजर्स की वजह से होते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, कॉरल्स आर पार्ट ऑफ ब्यूटीफुल इकोसिस्टम अंडर द सी। समंदर के अंदर जो बहुत प्यारा सा इकोसिस्टम है उसका एक हिस्सा है कॉरल्स। कॉरल्स असल में मुख्तलिफ रंगों के जानवर होते हैं। कॉरल्स यूजली लिव इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलोनी विच इज़ कॉल्ड कॉरल रीफ। ये जो है कॉरल्स आमतौर पर कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं, ठीक है, और इस कॉलोनी को हम कहते हैं कॉरल रीफ। दे आर आल्सो कॉल्ड रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन। इनको हम समंदरों का रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। जैसे ज़मीन के ऊपर रेन फॉरेस्ट होते हैं, यानी कि ऐसे जंगलात जो ज़्यादा नमी वाले हिस्से में रहते हैं, इसी तरह ये ओशंस के अंदर ज़्यादा गहराई और ज़्यादा गहराई वाले हिस्से में मौजूद होते हैं। दे लुक लाइक स्टोन्स बट एक्चुअली आर एनिमल्स। ये देखने में आपको लगेगा कि शायद कोई पत्थर पड़े हुए हैं, लेकिन ये हकीकत में जानवर होते हैं। उसके बाद एक्टिविटी, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपने इस तस्वीर को ज़रा अच्छे से देखना है और फिर इसके कुछ सवालों के जवाब देने हैं। नेम सम एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इन द एनवायरनमेंट। आपने इस तस्वीर के अंदर कुछ बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के नाम बताने हैं। बायोटिक्स में फिश, प्लांट्स, ओके, उसके अलावा लोटस, और एबायोटिक में वाटर, सनलाइट, ओके, और मिनरल्स भी आप लिख सकते हैं या न्यूट्रिएंट्स लिख सकते हैं। इन योर ओपिनियन हाउ डू द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर। आपके ख्याल में इस तस्वीर में जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं ये किस तरह एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। देखें, ये एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है, पानी एबायोटिक है। अगर ये एबायोटिक कंपोनेंट ना हो, पानी ना हो, तो ये फिशेस और ये जो पौधे हैं जो सिर्फ पानी में ही रह सकते हैं, ये ज़िंदा नहीं रह सकते। सूरज से आने वाली सनलाइट को ये पौधे जो कि प्रोड्यूसर्स हैं खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये पौधे अपनी खुराक नहीं बनाएंगे, और जब ये नहीं होंगे तो कंज्यूमर भी नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी खुराक इन्हीं पौधों से लेनी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एबायोटिक कंपोनेंट्स के बगैर बायोटिक कंपोनेंट्स अपनी ज़िंदगी कंप्लीट नहीं कर सकते। इसके बाद हमने देखना है बैलेंस्ड इकोसिस्टम। बैलेंस्ड इकोसिस्टम क्या होता है? कोई भी इकोसिस्टम जिसके अंदर सूरज की रोशनी मौजूद हो, पानी हो, पौधे अपनी खुराक बना रहे हों, ठीक है, सनलाइट और पानी को इस्तेमाल करते हुए पौधे अपनी खुराक बना रहे हों, और फिर उन पौधों को कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहे हों, ठीक है, यानी कि एक मुनासिब और प्रॉपर इकोसिस्टम जो है वो चल रहा हो, जिसमें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड इकोसिस्टम। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो सूरज है वो तवानाई का बुनियादी ज़रिया होता है। द प्लांट मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पौधे सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से अपनी खुराक बनाते हैं। दे आल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन दिस प्रोसेस। इस सारे निज़ाम में वो ऑक्सीजन भी पैदा करते हैं। द ऑक्सीजन इज़ यूज बाय एनिमल फॉर रेस्पिरेशन। और ये जो ऑक्सीजन है ये दूसरे जानवर सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनिमल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज बाय प्लांट टू मेक फूड। और फिर जानवर इसी कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से खारिज करते हैं जब वो सांस लेते हैं, जिसे दोबारा वही पौधे दोबारा अपनी खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सच सेल्फ सस्टेनिंग एंड ड्यूरेबल इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम। यानी कि ऐसा निज़ाम जो कि खुद ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पौधों ने इस्तेमाल की और ऑक्सीजन बना दी, और ऑक्सीजन जानवरों ने इस्तेमाल की और कार्बन डाइऑक्साइड बना दी। यहाँ पर किसी बाहर के अमल की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस तरह का जो इकोसिस्टम है उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड इकोसिस्टम। Such self-sustaining and durable ecosystem is called balanced ecosystem. All the living things are essential for one another. तमाम जिंदा जानदार जो हैं, जिंदा चीज़ें, वो एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। They affect the lives of other. ये एक दूसरे की ज़िंदगी को मुतासिर करती हैं। Some animals benefits और harm one another. कुछ जानवर जो हैं वो एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं और कुछ एक दूसरे को नुकसान देते हैं। इसके बाद हमने देखना है फूड चेन। फूड चेन यानी कि ग़िज़ाई ज़ंजीर। ग़िज़ाई ज़ंजीर क्या होती है? खुराक के लिए एक जानवर हमेशा दूसरे को खाता है, ठीक है, ये एक सिलसिला चलता है। ग़िज़ाई ज़ंजीर हमेशा प्रोड्यूसर से शुरू होती है। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? पौधे, ठीक है। एक पौधा है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक पौधा है, उसके बीज हैं, ठीक है। रैट उन बीजों को खाता है, चूहों ने बीज को खाया और फिर
उस चूहे को स्नेक ने खा लिया, ठीक है, और फिर इस स्नेक को आउल ने खा लिया। तो आप देख रहे हैं कि ये एक चेन चल रही है, ठीक है। सबसे पहले पौधों को जानवरों ने खाया, उस जानवर को किसी और जानवर ने खाया, और फिर इस जानवर को किसी और जानवर ने खाया। तो ये जो एक चेन है इसको हम कहते हैं फूड चेन। हर एक फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से शुरू होती है। इस फूड चेन में कुछ हिस्से होते हैं, ठीक है। हर एक फूड चेन प्रोड्यूसर से शुरू होगी और उसके बाद इस प्रोड्यूसर को खाने वाले एनिमल को हम हर्बीवोर कहेंगे, ठीक है। इस हर्बीवोर को खाने वाले जानवर को हम कॉर्निवोर कहेंगे। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पौधे भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं, तो उनको हम कहते हैं ओमनिवोर। टू ऑब्टेन फूड लिविंग थिंग्स डिपेंड्स ऑन वन अनदर। खुराक को हासिल करने के लिए जिंदा जानदार एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। प्लांट्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर। पौधे सूरज और पानी की मदद से अपनी खुराक बनाते हैं। द एनिमल्स विच ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर। वो जानवर जो दूसरे पौधों को खाते हैं उनको हम कहते हैं हर्बीवोर, ठीक है। हर्बीवोर कौन कौन से एनिमल्स हैं? फॉर एग्जाम्पल रैबिट, गोट, डियर एंड काउ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवोर। द एनिमल विच ईट अदर एनिमल, वो जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उनको हम कहते हैं कॉर्निवोर्स, ठीक है। लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल्स एंड शार्क आर एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोर्स। शेर, चीता, मगरमच्छ और शार्क मछली, क्योंकि ये दूसरे जानवरों को खाते हैं इसलिए इनको हम कॉर्निवोर्स कहते हैं। द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर। वो जानवर जो दोनों पौधे भी और जानवर भी दोनों को खाते हैं उनको हम कहते हैं ओमनिवोर। फॉर एग्जाम्पल मैन, बेयर, बर्ड्स एंड क्रो, जैसे कि इंसान, रीछ, परिंदे और कौवा। प्रोड्यूसर्स मेक फूड विच इज़ यूज्ड बाय हर्बीवोर। प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट अपनी खुराक बनाते हैं जिनको हर्बीवोर इस्तेमाल करते हैं। द हर्बीवोर आर ईटन बाय कार्निवोर। हर्बीवोर को कार्निवोर्स यूज करते हैं, ठीक है। द कार्निवोर्स मे बी ईटन बाय अदर कार्निवोर्स। इन कार्निवोर्स को दूसरे कोई और कार्निवोर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है। द सीरीज ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड अ फूड चेन। यहाँ पर फूड चेन की डेफिनेशन आपको बता रहे हैं कि एक जो सिलसिला चलता है, सीरीज ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, यानी कि खाना और फिर खुद खाए जाना, यानी आपने खाया और आपको किसी और चीज़ ने खा लिया किसी भी इकोसिस्टम में, इसको हम कहते हैं फूड चेन। ग्रास ऊपर ईट्स अ प्लांट एंड इज़ ईटन बाय अ रैट। ग्रास ऊपर जो है वो पौधे को खाता है और फिर इस ग्रास ऊपर को चूहे ने खा लिया, ठीक है। द रैट बिकम्स अ प्रे ऑफ एन आउल, और फिर इस चूहे को किसी और आउल ने खा लिया। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फूड चेन। ये जो है ये एक मिसाल है सादा सी फूड चेन की। इस पिक्चर में आपको एक सिंपल सी फूड चेन दिखाई गई है। पौधा है, पौधे को ग्रास ऊपर ने खाया और ग्रास ऊपर को रैट ने खाया और रैट को आउल ने खा लिया, ओके। इसके बाद आपके लिए एक एक्टिविटी है, ऑब्जर्व एन इकोसिस्टम नियर योर स्कूल। अपने स्कूल के इर्द गिर्द कोई इकोसिस्टम देखें एंड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, और फिर उस इकोसिस्टम के इन हिस्सों को पहचानें। कौन कौन से हिस्से पहचाने आपने? एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं उस इकोसिस्टम में, बायोटिक कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, प्रोड्यूसर्स कौन से हैं, हर्बीवोर्स कौन से हैं, कार्निवोर्स कौन से हैं, ठीक है। मेक अ फूड चेन यूजिंग द आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स। फिर आपने जो जो हिस्सों को पहचाना है सबको आपने एक फूड चेन की सूरत में लिखना है। लिंक्स ऑफ द फूड चेन। फूड चेन में कौन कौन से बुनियादी हिस्से होते हैं? अब फूड चेन कंसिस्ट ऑफ 3 लिंक्स। किसी भी फूड चेन के अंदर 3 बुनियादी चीज़ें होंगी। इन एनी फूड चेन द फर्स्ट लिविंग थिंग इज़ प्रोड्यूसर। किसी भी फूड चेन के अंदर जो सबसे पहला हिस्सा होगा वो एक प्रोड्यूसर होगा, ठीक है। किसी भी फूड चेन के अंदर कोई भी फूड चेन जब शुरू होगी तो उसके लिए सबसे पहले प्रोड्यूसर यानी कि कोई पौधे होंगे। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड एल्गी, या प्लांट हो या एल्गी हो। फिर किसी भी फूड चेन के दूसरे हिस्से में क्या होगा, दूसरे लिंक में क्या होगा? द सेकंड मेन लिंक इज़ द हर्बीवोर, यानी कि वो तमाम जानवर जो कि पौधों को खाते हों, ठीक है। और ओमनिवोर, या ऐसे जानवर जो पौधों को भी खाते हों और जानवरों को भी खाते हों, ठीक है, यानी कि पौधों का इस्तेमाल भी करते हों और जानवरों का इस्तेमाल भी करते हों। फॉर एग्जांपल ज़ेब्रा, गोट एंड रैट, ओके। उसके बाद तीसरा जो लिंक होगा, थर्ड मेन लिंक इज़ अ कार्निवोर और ओमनिवोर। तीसरा जो मेन लिंक है वो या तो कार्निवोर होंगे, ऐसे जानवर जो सिर्फ दूसरे जानवरों को ही खाते हैं, ठीक है, या फिर ओमनिवोर, या वो जानवर जो सिर्फ पौधों को भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं। फॉर एग्जांपल लाइन, फॉक्स एंड स्नेक। इसके बाद हमने पढ़ना है प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। अभी हमने फूड चेन में पढ़ा कि एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है खुराक के लिए, ठीक है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक बेयर है जिसने एक फ़िश को मुंह में लिया हुआ है। इस बेयर ने इस फिश को खाया है, ओके। क्योंकि ये
इसने इसका शिकार किया है, इसलिए इसको हम कहेंगे प्रीडेटर। वो एनिमल जो दूसरे एनिमल को खाता है उसको हम कहते हैं प्रीडेटर, और जिस एनिमल को खाया जाता है, जिसका शिकार किया जाता है, उसको कहते हैं प्रे। ठीक है, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, प्रीडेटर और प्रे का आपस में क्या रिलेशन है। द एनिमल विच ईट्स बाय किलिंग अनदर लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड अ प्रीडेटर। फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, शार्क एंड लिजर्ड। वो जानवर जो दूसरे जानवरों को मारकर अपनी खुराक हासिल करता है उसको हम कहते हैं प्रीडेटर, जैसे कि मिसाल के तौर पर शेर, चीता, शार्क मछली और छिपकली। लिविंग थिंग्स विच इज़ किल्ड एंड ईटन बाय प्रीडेटर, वो जिंदा जानदार जिसको प्रीडेटर ने मारा है और अब उसे खा लिया है उसको हम कहते हैं प्रे, इज कॉल्ड एज अ प्रे। फॉर एग्जाम्पल ज़ेब्रा, डेयर, रैट एंड फिश। मिसाल के तौर पर ज़ेब्रा, हिरन, चूहा और मछली। द रिलेशनशिप बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे इज कॉल्ड प्रीडेशन। ये जो ताल्लुक है प्रीडेटर और प्रे के दरमियान, इसको हम कहते हैं प्रीडेशन। प्रीडेशन। फॉर एग्जाम्पल अ डेयर इज किल्ड एंड ईटन बाय अ लायन। मिसाल के तौर पर एक हिरन को एक शेर ने खा लिया है, मारा है और खा लिया है। हेयर द लायन इज अ प्रीडेटर। अब इस मिसाल में जो शेर है वो प्रीडेटर है और जो हिरन है वो प्रे है। सिमिलरली गॉड इज अ प्रीडेटर एंड ग्रास इज इट्स प्रे। क्योंकि जो बकरी है उसने घास को खाया है, इसलिए ग्रास जो है वो प्रे है और गोट जो है वो प्रीडेटर है। कंपटीशन अमंग्स्ट ऑर्गेनिज्म, जानवरों के दरमियान कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन क्या है, एक दूसरे से लड़ाई करना या एक दूसरे से चीज़ को हासिल करने की कोशिश करना। ऑल ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन एन इकोसिस्टम डिपेंड्स ऑन द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन दैट एरिया। तमाम जिंदा जानदार किसी भी इकोसिस्टम में उन चीज़ों पर इन्हसार करते हैं, उन खुराक के ज़रियों पर इन्हसार करते हैं जो उस इकोसिस्टम में मौजूद हो। ठीक है, किसी भी ख़ास एरिया में कुछ जानवर रह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह है जहाँ पर घास लगी हुई है, तो वहाँ पर जितने भी बकरियां हैं, भेड़ें हैं, उन सब ने उसी घास को ही खाना है। ठीक है, तो वो रिसोर्स, वो जो घास है वो रिसोर्स है। ठीक है, वो खुराक का ज़रिया है जो कि उन जानवरों ने वहाँ पर खाना है। एवरी एरिया कैन प्रोवाइड फूड एंड प्लेस टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स। कोई भी जगह हो, चाहे वो कितनी ही बड़ी हो, वो मखसूस नंबर जो है ना जानवरों का, यानी कि अगर एक एरिया है उसमें 100 बकरियां ही खाना खा सकती हैं, तो बस उसमें 100 ही खाएंगी, 100 से ज़्यादा को वो जगह नहीं मिल सकती। ड्यू टू लिमिटेड सोर्सेज इन एन इकोसिस्टम द लिविंग थिंग कम्पीट विद ईच अदर फॉर फूड एंड प्लेसेस। क्योंकि किसी भी इकोसिस्टम में जो खुराक के ज़रिए हैं वो महदूद होते हैं, यानी कि जितने हैं उतने ही होंगे, तो उसमें जो जानवर हैं क्योंकि उन्होंने तो अपनी खुराक लेनी है, तो वो फिर एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। ठीक है, कम्पीट करते हैं, एक दूसरे से आगे निकलते हैं, एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं फॉर फूड एंड प्लेसेस, खुराक हासिल करने के लिए और जगह हासिल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन द ग्रास लैंड ऑल द हर्बीवोर कम्पीट फॉर ग्रासेस। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर कोई घास का मैदान है, उसमें जितने भी घास खाने वाले जानवर हैं वो एक दूसरे से लड़ाई करेंगे ताकि वो घास को हासिल कर सकें, घास खा सकें। पॉइंट टू पॉन्डर द एनिमल्स विच लिव इन अ ग्रास लैंड मस्ट बी वेरी अलर्ट एंड फास्ट रनर्स टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट। वाई? कोई भी जानवर जो कि घास के मैदान में रह रहा है उसको हमेशा चौकन्ना रहना होता है और बहुत तेज़ दौड़ने वाला होना चाहिए ताकि वो सर्वाइव कर सके, ज़िंदा रह सके अपने माहौल में। क्यों? इसलिए कि जो घास का मैदान है वो बिल्कुल प्लेन होगा। ठीक है, घास छोटी होगी या बड़ी होगी, उसमें जो प्रे है उसको प्रीडेटर का ख़तरा ज़्यादा है, उसको वो छुप नहीं सकता। फॉरेस्ट में क्योंकि जंगल होगा, बड़ी बड़ी श्रब्स होंगी, ट्रीज़ होंगे, तो उनके पीछे एक एनिमल छुप सकता है, लेकिन ग्रास लैंड में उसे छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो जैसे ही प्रीडेटर ने उसको देखना है तो उसने फ़ौरन उस पर हमला करना है। अब जब प्रीडेटर अगर हम उसके ऊपर हमला करेगा, पहले तो उसे छुपने की जगह नहीं मिलेगी, और अगर वो तेज़ भागने वाला नहीं होगा तो वो जल्दी शिकार हो जाएगा। इसके बाद हमने देखना है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शंस ऑन फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। एक किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो फूड चेन है उस पर इंसान के अवामिल जो हैं वो किस तरह असरअंदाज होते हैं। इन द एंशियंट टाइम्स ह्यूमन एक्शन हैड लिटिल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। पुराने ज़माने में जो पुराना कदीमी दौर था उसमें इंसान की जो हरकत थी उनका बहुत कम असर था माहौल पे। नाउ अ डे देयर आर वेरी विजिबल इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन द एनवायरनमेंट। अब जो है इस वक्त जो इंसान के अवामिल हैं वो बहुत वाज़े तौर पर माहौल पर असरअंदाज हो रहे हैं। आफ्टर द इंक्रीज़ इन द पॉपुलेशन ह्यूमन इस्टेब्लिश्ड सिटीज़। अब जो हमारी बढ़ती हुई आबादी है और हमारे जो नए नए शहर आबाद हो रहे हैं, इस्टेब्लिश हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, आबाद हो रहे हैं, उनकी वजह से फॉर दिस पर्पज़
दे हैव कट फॉरेस्ट, बिल्ड रोड्स एंड मेड फैक्ट्रीज। अब इन सब चीज़ों के लिए ज़ाहिर है आबादी बढ़ रही है और बड़े शहर बन रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने जंगलात को काटा है, ठीक है। फिर रोड्स बनाए हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा दी हैं। इनसे क्या हुआ, दीज एक्शन पोल्यूटेड द एनवायरनमेंट। ये जो हमने काम किए इन्होंने हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड कर दिया, आलूदा कर दिया। एंड वाटर रिसोर्सेज, और जितने भी हमारे पानी के ज़राए थे उनको भी हमने गंदा कर दिया। फैक्ट्रीज़ का ज़्यादातर गंदा पानी पानी के ज़खायर यानी कि दरियाओं में, नदी नालों में फेंके जाते हैं, उससे जो हमारा पानी है वो गंदा हो जाता है, आलूदा हो जाता है। ह्यूमन बींग्स डिड इरिवर्सिबल डैमेज टू द इकोसिस्टम ऑफ लैंड एंड ओशन। इंसान ने क्या किया है, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल कहते हैं ऐसा काम जो वापस ना हो सके, जो वापस अपनी सही हालत में तब्दील ना किया जा सके, ठीक है। इरिवर्सिबल डैमेज, ऐसा नुकसान किया है जिसको हम वापस ठीक नहीं कर सकते, टू द इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम में ऑफ लैंड एंड ओशन, ठीक है। इंसानों ने ज़मीन और समंदर के इकोसिस्टम में ठीक ना होने वाली ख़राबी पैदा कर दी है। द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो हमने जंगलात काट दिए उनकी वजह से जो जंगली हयात थी उनके मस्कन तबाह हो गए, उनके जो घर थे वो तबाह हो गए। ह्यूमन बींग्स आल्सो स्टार्टेड अननेसेसरी हंटिंग ऑफ एनिमल्स। इंसानों ने और क्या किया, गैर ज़रूरी जानवरों का शिकार किया। अननेसेसरी कहते हैं गैर ज़रूरी को, हंटिंग ऑफ एनिमल्स, इन जानवरों का शिकार किया, ठीक है। बिकॉज ऑफ ऑल सच एक्टिविटीज़, इन सब हरकतों की वजह से ऑफ ह्यूमन बींग मैनी वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट एंड मैनी अदर्स हैव बिकम इंडेंजर्ड। इंसान की इन तमाम हरकतों की वजह से बहुत सारे जो जंगली जानवर थे वो या तो दुनिया से ख़त्म ही हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब अब वो इस दुनिया में हमें कभी नज़र नहीं आते, ना आएंगे। और बहुत सारे जो हैं वो इंडेंजर्ड हैं, यानी कि उनको ये ख़तरा है कि अगले चंद सालों में वो भी इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। रोल ऑफ ह्यूमन टू सेव एन इकोसिस्टम। जहाँ इंसान ने इकोसिस्टम को तबाह करने के लिए कुछ हरकतें की हैं, वहाँ पर वहीं इंसानों ने कोशिशें भी की हैं कि वो इकोसिस्टम को, तबाह होते हुए इकोसिस्टम को बचा सकें। ह्यूमंस हैव डन इरिवर्सिबल डैमेज टू द एनवायरनमेंट। हमने भी पढ़ा कि इंसान ने माहौल में कुछ वापस ना होने वाली ख़राबियाँ पैदा कर दी हैं, बट दे आर ट्राइंग टू सेव द इकोसिस्टम एज वेल। लेकिन वो इस इकोसिस्टम को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। फॉलोइंग आर सम स्टेप्स दैट आर बीइंग टेकन टू सेव द इकोसिस्टम। ये कुछ काम हैं जो इंसान इकोसिस्टम को बचाने के लिए कर रहा है। सबसे पहले क्या, वाइल्ड लाइफ पार्क हैज़ बीन मेड टू सेव द हैबिटेट ऑफ वेरियस स्पीशीज़। वाइल्ड लाइफ पार्क क्या होता है कि कोई भी एक एरिया जहाँ पर कोई एनिमल या कोई स्पीशीज़, कोई जानवर रहते हों, उस जगह को हम डिक्लेयर कर दें कि ये एक वाइल्ड लाइफ का पार्क है, जंगली हयात का पार्क है। यहाँ पर कोई भी बाहर का इंसान या कोई और जानवर नहीं आएगा और किसी किस्म की इल्लीगल हंटिंग यानी कि जानवरों का शिकार वगैरह नहीं किया जाएगा। ट्री प्लांटेशन इज़ बीइंग डन एंड आर्टिफिशियल फॉरेस्ट आर बीइंग क्रिएटेड टू प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट टू द लिविंग थिंग्स। पौधे लगाए जा रहे हैं, ठीक है, और इंसान के बनाए हुए जंगलात लगाए जा रहे हैं, आर्टिफिशियली मसनूई जंगलात बनाए जा रहे हैं, ताकि जो हमारे हैबिटेट थे, मस्कन थे जानवरों के, उनको वापस उनको दिया जा सके, ठीक है। अवेयरनेस इज़ बीइंग क्रिएटेड टू सेव द एनवायरनमेंट एंड हैबिटेट ऑफ द लिविंग थिंग्स। लोगों को अवेयर किया जा रहा है, लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है या उनको आगाह किया जा रहा है कि वो इन माहौल को और जो हैबिटेट्स हैं, जो जानवरों के मस्कन हैं, जो उनके घर हैं, उनको कैसे बचा सकें, ठीक है। डू यू नो वर्ल्ड अर्थ डे? दिस डे इज़ celebrated around the world on 22nd अप्रैल टू demonstrate environmental protection। 22 अप्रैल को एक दिन मनाया जाता है जिसे वर्ल्ड अर्थ डे कहते हैं। इस दिन माहौल को बचाने के लिए मुख्तलिफ आगाही मुहिम की जाती हैं ताकि हम लोगों को बता सकें कि हम अपनी ज़मीन को कैसे बचा सकते हैं। प्लांटेशन डे कैन बी ऑब्जर्व एवरी डे बट इन स्कूल अक्रॉस पाकिस्तान इट इज़ सेलिब्रेटेड इन अगस्त एज ट्री प्लांटेशन वीक। प्लांटेशन डे क्या है? पौधे लगाने का दिन। वैसे तो हर दिन ही हमारे मुल्क में हर रोज़ ही पौधे लगते हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान में स्कूलों में एक अगस्त के महीने में एक हफ़्ता गुजारा जाता है। उस पूरे हफ्ते में पौधे लगाए जाते हैं और उस हफ्ते को हम कहते हैं ट्री प्लांटेशन वीक। ओके।